नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू यादव आप सभी का अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के वीडियो नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बात तो आपको पता ही होगा, यूपी पीसीएस 2018 का जो है पैटर्न चेंज है। उसमें आपको जो है जीएस में लिखना पड़ेगा, यानी कि किसी भी प्रश्न के संदर्भ में जो है आपको लिखित रूप में अपना उत्तर देना होगा। और इसकी तैयारी अभी से आपके द्वारा की जानी चाहिए। और तैयारी का सबसे बेहतरीन स्रोत है करंट अफेयर्स और उसको सिलेबस से रेलिवेंट करके आगे बढ़ना। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए सिलेबस तो नहीं पता होगा, लेकिन मान के चलें कि यूपी पीसीएस 2018 का पैटर्न भी और सिलेबस भी जो है पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो करेगा। इसके अलावा जो ये क्लासेस चल रही हैं जो मेंस आंसर राइटिंग की, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उन लोगों के लिए रहेगी जो इस साल आईएएस 2018 में मेंस का एग्ज़ाम देंगे। फिलहाल पिछले दिनों एक न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में रही, वो था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें अमेरिकी वॉलमार्ट कंपनी द्वारा 70% शेयर जो है खरीद लिए गए फ्लिपकार्ट के और उसका अधिग्रहण कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि यह पूरी तरह से जो स्वामित्व वाली कंपनी है फ्लिपकार्ट, वो किसके अधीन कार्य करेगी? वॉलमार्ट। ठीक है, तो वॉलमार्ट एक विदेशी कंपनी है। अभी तक एक फ्लिपकार्ट ही थी ऑनलाइन ई कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी भारतीय कंपनी, लेकिन अब वो भी जो है एक विदेशी कंपनी के अधिग्रहण में चली गई। तो इसका मतलब है कि अब ई कॉमर्स कारोबार के अंदर जो 99% जो हिस्सेदारी है वो विदेशी कंपनियों की है। उदाहरण के स्वरूप में अमेजन पहले से ही जो है अमेरिकी कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी अमेरिकी कंपनी हो जाएगी, और पेटीएम में चाइनीज़ अलीबाबा जो कंपनी है जैक मा की, उनका जो है अधिग्रहण उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न जो है निकल कर सामने आते हैं, और एक आईएएस को या फिर पीसीएस माइंड कैंडिडेट को कैसे सोचना चाहिए इस करंट रेलिवेंट न्यूज़ पर, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न या क्या क्या किन किन मुद्दों पर उसको जो है अपने माइंड पर जोर डालना चाहिए, आइए देखते हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि खुदरा बाजार क्या है, एफडीआई क्या होता है। इसके अलावा जो है खुदरा बाजार भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है प्रत्यक्ष खुदरा बाजार और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था, जैसे कि एक होता है ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन यानी कि जहाँ से आप जो है कंप्यूटर पे चीज़ों को जो है बुक करके मंगा लेते हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट अमेजन द्वारा जो है पूर्ति की जाती है। ये सभी जो है ऑनलाइन खुदरा कारोबार के अंतर्गत आते हैं। और ऑफलाइन जहां आप प्रत्यक्ष रूप से किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, ये सभी जो खुदरा बाजार प्रत्यक्ष रूप से माने जाते हैं। देश में अगर 100% जो है किया जाए तो 100% में से 95% खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था है और 5% जो व्यापार है वो ऑनलाइन द्वारा होता है, यानी कि ऑनलाइन ई कॉमर्स खुदरा मार्केट जो ओवरऑल इंडिया के स्तर पे है वो केवल 5% है। उसमें से भी जो है तीनों बड़ी कंपनियां जो है अब विदेशी कंपनियों के प्रभुत्व के अधीन आ चुकी हैं। इसलिए जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वॉलमार्ट ने पूर्व में भी जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से प्रत्यक्ष खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था में आने का जो है सोचा था, लेकिन उस समय जो भारत की सरकार ने जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मना कर दिया था। इसलिए जो है वॉलमार्ट जो है उस समय निवेश नहीं कर सकती थी, नहीं एंट्री हुई थी उसकी। लेकिन अब इसमें चूंकि जो है कोई कानून नहीं है, यही कारण है कि वॉलमार्ट ने खुदरा बाजार में अपनी पहुंच बनाने के लिए ऑनलाइन का रास्ता चुना है। और इसमें पहले से ही एक दिग्गज कंपनी अमेज़न जो है उपस्थित है भारतीय खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था में, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी में। ठीक है, तो उसकी भी प्रतिद्वंदिता करने हेतु जो है उसने ये मार्ग चुना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको जो है पता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि भारत में खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट एफडीआई अलाउड नहीं है, और यही कारण है कि ये चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉलमार्ट जो है कुख्यात और विख्यात दोनों तरीके से है। कुख्यात इसलिए है क्योंकि वो जो है मूल उत्पादक कर्ता जो होते हैं सामान के, जो वस्तुओं के, उस पर दबाव बना करके अपने उत्पादों को फार्मर्स जो है ग्राहकों तक हैवी डिस्काउंट तक पहुंचाता है, इसलिए उस प्रसिद्ध है। लेकिन जो है मूल उत्पादकों पर प्रभाव बनाने के लिए, यानी कि गलत तरीके से प्रभाव बनाने के लिए भी कुख्यात रहा है। और यहीं पर जो है एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि अब क्या इससे जो है क्या क्या
पक्ष जुड़े हुए हैं। अब वो ज़रा हम देख लेते हैं फटाफट। ऑनलाइन ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व हो जाएगा। अमेजॉन, पेटीएम, वॉलमार्ट, ये तीनों ही कंपनियां अब विदेशी हैं। फ्लिपकार्ट भी जो है अब वॉलमार्ट के अधीन कार्य करेगी, जो कि एक विदेशी कंपनी है। मुद्दे क्या क्या जुड़े हुए हैं इससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रभुत्व के कारण आर्थिक राष्ट्रवाद पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद, आर्थिक सुरक्षा और भारतीय आर्थिक हित कहाँ तक प्रभावित होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ्लिपकार्ट है, 1 साल पहले जो है इसकी जो कुल कीमत आंकी गई थी वो लगभग 10 अरब डॉलर थी, जो कि इससे कई ज़्यादा मिला है इसको, 16 अरब डॉलर। इसके मतलब इसके भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कई संकेत निकल कर आते हैं, जैसे कि भारतीय सरकार द्वारा जो डिजिटल इंडिया की पहल शुरू की गई थी वो कहीं ना कहीं सफल है। ठीक है, और आने वाले समय में जो है इसके और भी कई आयाम छूने बाकी हैं। और हम जानते हैं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के द्वारा जो है ये बात सामने आई थी कि भारत दूसरा सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स यूज़ करने वाला देश है। ये भी कहीं ना कहीं जो है एक फैक्टर है, क्योंकि अब आने वाले समय में ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ेगा, तो ये भी संकेत मिल रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स का भविष्य में जो है व्यापार है वो काफ़ी बढ़ेगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव के रूप में स्टार्टअप और मेकअप इंडिया, नकारात्मक प्रभाव के रूप में 5 अलग से पॉइंट में जो है वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, भारतीय वर्सेज विदेशी कंपनियों के अस्तित्व वाला प्रश्न आर्थिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में पूछा जा सकता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है, 2 प्रश्न पूछे गए थे यूपीएससी में, मैं वो आपको बता दूं कि किस वर्ष वो क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से बने हैं। एक प्रश्न 2013 में पूछा गया था कि यूपीएससी का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर से सुन लें, अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसके अलावा 2013 में ही एक और प्रश्न जो है बना कि यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दे दी है, पर इस निवेश में 1 वर्ष पश्चात भी कोई उन्नति नहीं हुई है। यानी कि खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, और उस लिहाज से ये जो घटना घटित हुई थी कि वॉलमार्ट द्वारा जो है अधिग्रहण किया गया है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है बनकर आएंगे ही आएंगे। तो और मेनली क्वेश्चन जो बनकर आएगा वो समालोचनात्मक रूप से आ सकता है, आलोचनात्मक रूप से आ सकता है, लेकिन मेनली आपसे विश्लेषण की डिमांड करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा ही बनकर आ सकता है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में हुए इस बड़े समझौते को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 95% खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था पर आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सोचना है। की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय स्मार्टफोन के प्रयोग में जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो सफल है। इसके अलावा ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो व्यापार है वो आंकड़े आप दे सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डिस्काउंट युक्त ग्राहकों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी बड़ी है। ठीक है, राजनीतिक संदर्भ में, यहाँ पर राजनीतिक संदर्भ भी अगर आप जोड़ देते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव फुटकर व्यापारियों पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा जो एक वोटर भी हैं, जिससे राजनीति भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और समान प्रतिस्पर्धा के इस चक्र में सरकार पर भी दबाव होगा, इस बिंदु पर भी आपको सोचना है। ठीक है, प्रश्न जो बनकर आएगा इस पर वो आलोचनात्मक प्रश्न बनकर आएगा। अब फटाफट आंसरिंग के रूप में मैं नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, एक एस्पिरेंट द्वारा जो है दिया गया, मैंने चेक किया, काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा। वर्तमान में कुल खुदरा बाजार का 5% ऑनलाइन खुदरा बाजार है जो आगे निरंतर बढ़ सकता है। परिणाम स्वरूप मूल खुदरा बाजार ऑफलाइन व्यापारियों को नुकसान होगा। ऑनलाइन रिटेल कारोबार के माध्यम से सस्ती दरों के साथ ग्राहकों तक सीधे पहुंच बनाने में सफलता जो है हासिल होगी, जिससे कि फुटकर व्यापारी हाशिए पर जा सकते हैं। अगला बिंदु, ये नंबरिंग गलत हुई है लेकिन जो है देख लेते हैं। देश का संपूर्ण ऑनलाइन खुदरा बाजार का अंतिम नियंत्रण विदेशी कंपनियों के हाथों में
चला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लिपकार्ट भी एक जो है स्टार्टअप ही था, 2007 में स्टार्ट हुआ, और अभी जब मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की जो है ज़ोरों शोरों से भारत सरकार द्वारा जो है चलाई जा रही है पहले योजनाएं, उसके दौरान ही विदेशी कंपनियों का जो है एकाएक मार्केट में आ जाना, अधिग्रहण कर लेना, कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद और आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह लगाता है, मेक इन इंडिया को मुंह चिढ़ाता है। ठीक है, स्टार्टअप का। शोध के अनुसार 2026 तक भारत का ऑनलाइन खुदरा बाजार कारोबार 200 अरब डॉलर का होगा, जो कि देश के जीडीपी का 10% हिस्सा होगा, जिस पर विदेशी कंपनियां और विदेशी वित्त पोषित कंपनियों का अधिकार होगा। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है कि विदेशी कंपनियों के संदर्भ में, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके के अगर आप जो है फैक्ट्स अपने आंसर में डालेंगे तो आपका आंसर निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक कारण। ऑनलाइन सेल बढ़ने से ऑफलाइन सेल, वही बात हो रही है, ऑनलाइन सेल यानी कि जो ई कॉमर्स कारोबार होता है उसके बढ़ने से जो प्रत्यक्ष खुदरा कारोबार है यानी कि छोटी और फुटकर दुकानों की जो व्यापार होता है, जो धंधा है उनका, वो कमज़ोर होता है, और वोटर भी हैं वो एक तरह से। तो ऐसे में राजनीतिक दबाव भी सरकार पर बन सकता है कि वे एक संतुलित, व्यवहारिक और समानता पर आधारित प्रतिस्पर्धा का निर्माण करें। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जब इस तरीके से जो है विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके अलावा निष्कर्ष देख लेते हैं, एक और जो है पॉइंट है कि समझौतों के तहत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो जुड़े हैं वो है आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक सुरक्षा, भू राजनीतिक दृष्टिकोण भी इसमें शामिल है। इसके अलावा निष्कर्ष कमेंट करके बताइएगा कि आर्थिक राष्ट्रवाद के कौन कौन से बिंदु जो हैं इस घटना से संबंधित हैं, वो आपको बताइए। इसके अलावा भू राजनीतिक दृष्टिकोण, इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या समझते हैं। ठीक है, निष्कर्ष, इस प्रश्न का निष्कर्ष कैसे दिया जा सकता है? अगर समालोचनात्मक या आलोचनात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाता है तो ऑनलाइन खुदरा बाजार का यह बड़ा समझौता निसंदेह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हुए ग्राहकों के साथ साथ भारतीय आर्थिक हित के अनुरूप है। यदि वे भारतीय बाजारों में परिचालन करती हैं, भारतीय कच्चे माल का इस्तेमाल करते हुए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। यानी कि सकारात्मक रूप से आपको अपना निष्कर्ष देना है, भले ही प्रश्न आपसे समालोचनात्मक रूप से क्यों ना पूछा है। इस प्रश्न में हमने नकारात्मक जो है प्रभावों को डालते हुए अंत में निष्कर्ष दिया। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने की पॉइंट्स दें। ये जो प्रश्न का उत्तर है ये एक एस्पिरेंट के द्वारा मुझे सेंड किया गया, तो मुझे लगा काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और कुछ की पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे फिर भी जो है लग रहा है कि कुछ और की पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा इस प्रश्न पर आपको जितने ज़्यादा की पॉइंट्स मिल सके उतना बेहतरीन, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर जो है प्रश्न आएगा ही आएगा, ये मान के चलें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस 2018 की जो क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी। 5वीं वीडियो कल अपलोड की जाएगी, जो कि प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।